1 से 4 क्या होता है? 1 से 4 होता है संघ राज्य क्षेत्र। ये पहला भाग है। संविधान के टोटल 22 भाग हैं, उसमें का जो पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। और 5 से 11 ये होता है नागरिकता, ये भाग 2 है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 2 में आता है अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 ये इसमें सभी नागरिकता के बारे में बताया गया है, कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता नहीं मिलेगी, और कैसे खत्म की जाएगी, किसके अंडर में रहता है। अभी आपको मैंने बताया था 5 अनुच्छेद 5 और 6 और 7 और 8 तीनों 8 4 बता दिए हैं, 2 बाद में बता देंगे अगले सवाल में कभी। और अनुच्छेद 12 से 35 जो है यही आपका आंसर है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, और ये लगभग सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे मतलब हमारे पूरे संविधान में अगर किसी आम जनता को कुछ मिला है तो मौलिक अधिकार ही मिला है, और उसकी जानकारी लगभग सभी को होना ही चाहिए कि हमें कौन सा अधिकार है, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, अभी तो आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तभी इसको देख रहे होगे, वैसे तो देखोगे नहीं, लेकिन ये बात आप अपने घर पे भी बता सकते हो मौलिक अधिकार क्या चीज़ होते हैं। ये सबको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि भारत में रहो या कहीं भी रहो, अपने अधिकार तो सभी को पता ही होने चाहिए। तो ये 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ये मौलिक अधिकार हैं। इसके बीच क्या है? मौलिक अधिकार। और विकल्प डी में क्या है? अनुच्छेद 36 से 51। जो 36 से 51 है ये भाग नंबर 4 है, भाग 4 है। तो इसमें क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी है, इसके बीच क्या है? डीपीएसपी। जय हिंद दोस्तों, एग्जाम डियर में आप सभी का दिल खोल कर स्वागत है। मैं रामलखन आज से आपको पॉलिटी के क्रैश कोर्स, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, और इसको बहुविकल्पी के तौर पे बताएंगे। हम आपको लगभग 15-20 क्वेश्चन डेली बताएंगे, और वो डेली जो 15-20 क्वेश्चन रहेंगे उसके 4 विकल्प होंगे, उन चारों विकल्प के अपने अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे। तो उस हिसाब से लगभग हम डेली के 80-90 क्वेश्चन करने वाले हैं, और जो कि आपको हम 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन के माध्यम से ही बताएंगे। तो दोस्तों, सफलता शक्ल देखकर कदम नहीं चूमती, सफलता मेहनत की दीवानी होती है, और जो बंदा इस समय मेहनत करेगा आने वाले समय में उसी की लिखी कहानी होती है। तो दोस्तों, आज का हम पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल क्या है? सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पहला यानी कि सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है? तो सबसे पुराना जो था वो था संयुक्त राज्य अमेरिका का। कहाँ का? संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान। अगर यहाँ पे लिखित संविधान नहीं लिखा होता तो ये आंसर हो जाता ब्रिटेन का। अगर पूछे कि सबसे पुराना संविधान कौन सा है तो ब्रिटेन का, और अगर पूछे कि सबसे पुराना लिखित संविधान कौन सा है तो वो अमेरिका का है, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान था वो लिखा हुआ नहीं था, वो परंपराओं के आधारित था। जहाँ का जो संविधान बना था वो परंपराओं पे ही, जैसे पुराने राजा महाराजा रहे, उनके यहाँ ऐसे परंपराओं से धीरे धीरे कुछ नियम बनते रहे, तो वो लिखा हुआ नहीं था, बस परंपराओं जैसे हमारी परंपरा मतलब होली दिवाली में जो परंपरा होती है, जैसे मान लो जो भी हम मनाते हो, दिवाली मनाते हो, दिवाली में देखते हो अब कोई कहीं लिखा तो नहीं है कैसे क्या करना है कैसे नहीं करना है, क्या दीपावली में क्या जलाना है और होली में रंग खेलना है, ये सब परंपराओं पे ही चला आ रहा है। तो ऐसे ही जो ब्रिटेन का था वहाँ परंपराओं पे ही चलता हुआ आ रहा था, तो वहाँ का कुछ ज़्यादा हिस्सा लिखा हुआ नहीं है, बहुत कम हिस्सा लिखा हुआ है, तो उसको अलिखित ही कहते हैं। और जो लिखित संविधान था वो सबसे पुराना आपका अमेरिका का था। अमेरिका के संविधान लिखित संविधान है, और लिखे हुए संविधान में ये सबसे छोटा है। इसमें मात्र 7 अनुच्छेद ही हैं। टोटल कितने? 7 अनुच्छेद हैं। फ्रांस, फ्रांस क्या है? देखिए भाई, फ्रांस से हमने हमारे संविधान जो भारत का संविधान है उसमें हमने यहाँ से गणतंत्र, बंधुत्व और समाजवादी, हमारे संविधान में ये संविधान संशोधन 42वां जो हुआ था, 42वां संविधान संशोधन
42वां संविधान संशोधन से इसको अपनाया था। ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें बहुत प्रावधान जोड़े गए थे, लगभग 59 प्रावधान जोड़े गए थे, इसीलिए इसको मिनी संविधान भी कहते हैं। तो आज का इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका का लिखित संविधान, जो कि सबसे पुराना संविधान है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन सा है? तो 28वां राज्य हमसे पूछ रहा है, भारतीय संघ का 28वां राज्य। तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका, देखो इस समय अगर पूछे कि भारतीय संघ का 28वां राज्य कौन है वर्तमान में, तो ये इसका आंसर आएगा तेलंगाना, ठीक है। और लेकिन अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं दिया रहेगा तो आंसर हो जाएगा इसका झारखंड। अब हम आपको बताते हैं ये कैसे होता है, क्योंकि ये तेलंगाना जो बना था, ये बना था 2 जून 2014 को। तेलंगाना बना है 2 जून 2014 को, किससे अलग हुआ? आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर 2 जून 2014 को बना। जब ये बना था उस समय ये 29वां राज्य था। कितना? 29वां राज्य था। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बना दिया गया। जब केंद्र शासित राज्य बना दिया गया तो ये फिर 28वां राज्य बन गया। तो जो ये तेलंगाना है ये वर्तमान में 28वां राज्य है। अगर ऑप्शन में तेलंगाना नहीं दिया रहेगा तो आंसर आएगा झारखंड, क्योंकि जब झारखंड बना था तो ये उस समय 28वां राज्य था। तो ये झारखंड किससे अलग हुआ था? झारखंड अलग हुआ था बिहार से। झारखंड बिहार से अलग हुआ था। और उत्तरांचल, उत्तरांचल हमारे उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। कहाँ से? उत्तर प्रदेश से। और छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। कहाँ से? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से। अब सवाल आता है कि कब कब बने थे ये? इसकी एक ट्रिक है जो लिख लो, छत से उतरा, छत से उतरा झारखंड, सीधे याद कर लो, छत से उतरा झारखंड। तो छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। और उत्तरा से उत्तराखंड, जो पहले उत्तरांचल नाम था, बाद में इसका नाम चेंज हो गया उत्तराखंड। और झारखंड का झारखंड ही। ये नवंबर में हुए थे 2000 में। छत्तीसगढ़ जो थी, छत्तीसगढ़ आपका, छत्तीसगढ़ ये 1 नवंबर को बनता है। कितने को? 1 नवंबर को। 1 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000 में। और उत्तराखंड, उत्तराखंड बनता है, उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर को। कितने को? 9 नवंबर को। 9 नवंबर 2000। और झारखंड बनता है 15 नवंबर को। 15 नवंबर को। तो ये 2000 में ही बने थे। मध्य प्रदेश से अलग हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ 1 नवंबर 2000 को। और झारखंड अलग होता है 15 नवंबर को बिहार से। और उत्तराखंड जो होता है, जो उस समय उत्तरांचल नाम था, 2007 में इसका नाम चेंज कर दिया गया और फिर इसका उत्तराखंड पड़ गया। ये बना था 9 नवंबर को। ये उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था। तो आते हैं अगले सवाल पे। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर तेलंगाना विकल्प में नहीं दिया है तो झारखंड 28वां राज्य है, अगर तेलंगाना दिया है तो फिर तेलंगाना ही लगाओगे। अगला सवाल, परमिट रूल 19 जुलाई 1948 किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो जो आपका ये परमिट रूल है ये आर्टिकल 6 से संबंधित है। आर्टिकल 6 क्या है? आर्टिकल 6 में ये होता है कि जो पाकिस्तान, आर्टिकल 6 ये आपका नागरिकता से संबंधित है। आर्टिकल 6 नागरिकता से संबंधित है। तो आर्टिकल 6 में ये होता है कि पाकिस्तान से जो लोग वापस आएंगे स्वतंत्रता के बाद, जैसे कि हमारे यहाँ बंटवारा जब हुआ तो सीधे बोल दिया गया था जो पाकिस्तान में रहना चाहता है वो पाकिस्तान में जाके रह ले, और जो पाकिस्तान का आदमी है यहाँ हिंदुस्तान में आना चाहता है तो वो यहाँ आ सकता है। तो वहाँ से जो लोग आ रहे थे उनको नागरिकता दी जाएगी। इससे संबंधित है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 यही कहता है कि मतलब जो पाकिस्तान से भारत आएंगे संविधान बनने से पहले उनको उनको नागरिकता दी जाएगी। लेकिन उसमें भी बहुत आदमी, ज़्यादा जनसंख्या आ रही थी ना, बहुत ढेर सारी जनसंख्या आ रही थी। तो फिर एक नियम बना दिया गया था जिसको बोलते हैं परमिट रूल। कौन सा? परमिट रूल। और इसकी ये लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को। परमिट रूल लागू हुआ था 19 जुलाई 1948 को।
मतलब इसके बाद जो आएगा तो कुछ प्रावधान किए गए थे, जैसे कि मान लो कि उसकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक होते, ये सब किया गया था। तो ये लागू हुआ था आपका 19 जुलाई 1948 को। ये आर्टिकल 6 में संबंधित है। तो आर्टिकल 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से आए हुए लोगों को नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान से आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। और आर्टिकल 5 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 जो आर्टिकल 5 क्या कहता है? आर्टिकल 5 जो है ये होता है जैसे जब स्वतंत्र हुआ हमारा देश, ठीक है, स्वतंत्र हुआ और संविधान बनने के दौरान जो भी भारत में रहेगा उसको नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 5 क्या कहता है कि संविधान बनने के दौरान जो भी भारत में है, लोग रह रहे हैं, उनको सभी को नागरिकता दी जाएगी। और सातवां आर्टिकल क्या कहता है कि पाकिस्तान से आए ऐसे लोग, मतलब कि ऐसा हुआ था कि कुछ लोग पहले भारत से पाकिस्तान चले गए थे, स्वतंत्रता हुई, जैसे मान लो यहाँ के उस समय जानते हो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हिंदू हिंदू मुस्लिम के, मतलब हिंदू मुस्लिम करके ही बनाया गया था। पाकिस्तान को मुसलमान समुदाय ज़्यादा था वहाँ, तो यहाँ के जो कुछ मुसलमान लोग थे, हिंदू लोग भी थे, तो यहाँ से वहाँ चले गए पाकिस्तान को, ठीक है। लेकिन वहाँ जब देखा जा कि वहाँ रहने योग्य जगह नहीं है, वहाँ ज़्यादा कुछ काटपीट चल रही थी, बहुत मतलब उन पर जुल्म किए जा रहे थे, तो वो लोग संविधान बनने से पहले ही वापस लौट आए थे। तो ऐसे लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ये बताया गया था आर्टिकल 7 में। मतलब जो भारत से ही गए थे पाकिस्तान, लेकिन संविधान बनने से पहले वापस लौट आए, तो उन लोगों को नागरिकता दी जाएगी, ये बताया गया आर्टिकल 7 में। और आर्टिकल 8 क्या कहता है? आर्टिकल 8 कहता है कि भारत से बाहर कहीं जाओगे और वहाँ पढ़ाई करोगे या नौकरी करोगे तो नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी, भारत की नागरिकता समाप्त नहीं की जाएगी। भारत की नागरिकता कब समाप्त होगी? जब आप वहाँ किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लोगे, तो फिर हमारे यहाँ की नागरिकता तुरंत ही समाप्त हो जाएगी, ये बात बोली जाएगी आर्टिकल 9 में। लेकिन 8 में क्या है? अगर आप यहाँ से जाते हो, घूमते हो, कहीं जाके किसी देश में कहीं भी चले जाओ दूसरे देश में, और वहाँ घूमो या फिर पढ़ाई करो या फिर नौकरी करो, तो आपकी नागरिकता बनी रहेगी, ये बोलता है आर्टिकल 8 में। और 9 में वहाँ की नागरिकता अगर कहीं दूसरे देश की ले लोगे तो नागरिकता यहाँ की समाप्त हो जाएगी। तो आइए अगले सवाल पे। अगला सवाल, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता कौन देता है? तो बोलने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19। कौन सा? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता है, घूमने की स्वतंत्रता है। इसके कई ऑप्शन होते हैं, जैसे कि 19 का आई, यहाँ लिखिए, आर्टिकल के 19 का जो फर्स्ट रहता है उसी में है प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। और अनुच्छेद 20 क्या होता है? अनुच्छेद 20 जो होता है ये हमें देता है 3 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? कि इसके हिसाब से मतलब 3 बार सजा के हिसाब से देता। आर्टिकल 20 जो है ये हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता देता है। कौन कौन सी? सजा के पर होता है, जैसे कि कोई हमने अपराध कर दिया है तो सजा हमें उस समय के जो भी कानून होगा उसके हिसाब से दिया जाएगा। दूसरा ये होता है कि सजा एक जुर्म की एक ही सजा होगी। और तीसरा ये रहता है कि जब तक कोई अपराधी का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक उसे अपराधी नहीं घोषित किया जा सकता है। मतलब कि जैसे हमने कोई जुर्म कर दिया है और ये चीज़ अभी सिद्ध नहीं हुई है तो आप हमको अपराधी नहीं बोल सकते हो, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या होता है? 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता कौन सी? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मतलब कि हम अपनी इच्छा से मर भी नहीं सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि मतलब जो आज ये हेलमेट नहीं लगाते हो तो क्यों लगा देते हैं? क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है सभी आदमियों को बचाना, ठीक है। तो ये आर्टिकल 21 में ही लिखा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 18 क्या कहता है?
18 18 जो है ये आपका समानता का अधिकार का ही एक भाग है। जो आर्टिकल 18 है उपाधियों का अंत। उपाधि मतलब कि पहले थे सब लगाते थे कि महाराजा, कोई महाराजा लगा दिया, कोई कुछ भी ऐसे लगा लेते थे अपने नाम के आगे। तो इससे क्या होता था कि मतलब वो साबित होने लगता था कि सामने वाला बहुत बड़ा आदमी है, या फिर कुछ भेदभाव ऊंचा नीचा ये सब दिखता था। तो इसको खत्म करने के लिए बोला गया है आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। लेकिन आदमी जैसे शिक्षा से संबंधित कोई है, डॉक्टर जैसे लगाते हैं ना, डॉक्टर नाम के आगे लगाता है, इंजीनियर लगाता है, ऐसे आप कुछ जो शिक्षा से संबंधित है वो लगा सकते हो, सेना से संबंधित है वो भी लगा सकते हो। कहीं विदेश में अगर कोई मिल रहा है, तो विदेश में कोई उपाधि दी जा रही है आपको, तो वो तब लगा सकते हो जब राष्ट्रपति आपको अनुमति दे देगा। अगर राष्ट्रपति बोल देगा कि नहीं ये आप नहीं ले सकते हो, तो आप अपने नाम के आगे उसको भी नहीं लगा सकते हो। ये चीज बोली गई किसमें? आर्टिकल 18 में, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में क्या बोलता है? उपाधियों का अंत। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो मौलिक अधिकार के कौन से अनुच्छेदों के बीच में आते हैं? तो मौलिक अधिकार जो आते हैं, देखो 1 से 4 क्या होता है? 1 से 4 होता है संघ राज्य क्षेत्र। ये पहला भाग है। संविधान के टोटल 22 भाग हैं, उसमें का जो पहला भाग है संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक। और 5 से 11 ये होता है नागरिकता, ये भाग 2 है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके भाग 2 में आता है अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 ये इसमें सभी नागरिकता के बारे में बताया गया है, कैसे नागरिकता मिलेगी, कैसे नागरिकता नहीं मिलेगी, और कैसे खत्म की जाएगी, किसके अंडर में रहता है। अभी आपको मैंने बताया था 5 अनुच्छेद 5 और 6 और 7 और 8 तीनों, 8 4 4 बता दिए हैं, 2 बाद में बता देंगे अगले सवाल में कभी। और अनुच्छेद 12 से 35 जो है यही आपका आंसर है, ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार, और ये लगभग सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि पूरे मतलब हमारे पूरे संविधान में अगर किसी आम जनता को कुछ मिला है तो मौलिक अधिकार ही मिला है, और उसकी जानकारी लगभग सभी को होना ही चाहिए कि हमें कौन सा अधिकार है, कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। चाहे आप तैयारी कर रहे हो, अभी तो आप परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तभी इसको देख रहे होगे, वैसे तो देखोगे नहीं। लेकिन ये बात आप अपने घर पे भी बता सकते हो, मौलिक अधिकार क्या चीज़ होते हैं, ये सबको जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि भारत में रहो या कहीं भी रहो, अपने अधिकार तो सभी को पता ही होने चाहिए। तो ये 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है, ये मौलिक अधिकार हैं। इसके बीच क्या है? मौलिक अधिकार। और विकल्प डी में क्या है? अनुच्छेद 36 से 51। जो 36 से 51 है ये भाग नंबर 4 है, भाग 4 है। तो इसमें क्या है? डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या होता है? डीपीएसपी है, इसके बीच क्या है? डीपीएसपी। जो डीपीएसपी रहता है, ये ये कुछ मतलब उसमें, उस जब हम आज़ाद हुए थे उसमें तो पहले से ही मतलब अंग्रेज हमको लूट के ले गए थे, तो उतना धन नहीं था हमारे पास। तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें थी जो मतलब बाद में जब हमारी आर्थिक स्थिति संभर जाएगी देश की, तो ये लागू होने चाहिए थे। उसमें से कई चीज़ लागू हो चुकी हैं और कुछ अभी भी नहीं लागू हुए हैं। तो ये डीपीएसपी में वही सारे प्रावधान दिए गए थे जो उसमें अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी, इसलिए नहीं लागू किए गए थे। और इन चीज़ों को हम इन चीज़ों को जो डीपीएसपी में आते हैं 36 से लेकर 51 तक, इन अनुच्छेदों को अगर हम चाहें तो इसके लिए हम न्यायालय जाएं तो ये हम वहाँ न्यायालय के द्वारा लागू नहीं करा सकते हैं। लेकिन जो मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार का संरक्षक होता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। हम सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार के लिए हम जा सकते हैं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन डीपीएसपी में जो भी प्रावधान है उसके लिए हम न्यायालय को नहीं जा सकते हैं। तो चलिए अगले सवाल पे, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत का उन्मूलन किया गया है? मतलब किस अनुच्छेद में छुआछूत का अंत किया गया है? तो ये किया गया है आर्टिकल नंबर 17 में। किसमें? आर्टिकल नंबर 17 में। इसमें आर्टिकल नंबर 17 में किया गया है। तो इसका देखिए आर्टिकल नंबर 14 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष
समानता, विधि के समक्ष समानता, ये बोला है आर्टिकल नंबर 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है। और ये जो विधि के समक्ष समानता मतलब कानून जो होता है, जो भी कानून है वो कानून के सामने सभी आदमी, जो भी जितने भी आदमी हो सभी बराबर होते हैं। मतलब कानून के सामने चाहे आप नेता हो चाहे आप आम जनता हो, सबके सब बराबर हो। ये जो प्रथा ली गई ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया। और इसी में आता है कि कानून सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है, ये चीज़ हमारा अमेरिका से लिया गया। कानून सबके लिए बराबर है, ये चीज़ अमेरिका से लिया गया। और कानून के सामने सभी बराबर हैं, ये चीज़ ब्रिटेन से लिया गया है। और ये किसमें लिखा है? अनुच्छेद नंबर 14 में। ठीक है। अगला देखिए, अगला इसमें विकल्प दिया है अनुच्छेद 15। तो अनुच्छेद 15 क्या होता है? अनुच्छेद 15 का मत में लिखा गया है, अनुच्छेद 15 में लिखा गया है कि कोई भी सरकारी जगह है वहाँ आप लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर, मतलब लिंग, जन्म स्थान, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। अगर कोई सार्वजनिक जगह है मतलब सरकारी जगह है तो वहाँ पे आप लिंग, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हो। ये किसमें कहा गया है? ये कहा गया है आर्टिकल नंबर 15 में। और आर्टिकल नंबर 16, 16 जो होता है, 16 जो होता है ये क्या बोला है? मतलब सरकारी नौकरियों में समानता, या लोक नियोजन में समानता, सरकारी नौकरियों में समानता। ठीक है। लेकिन इसी में आगे लिखा है कि मतलब जो पहले से पिछड़े लोग हैं, जैसे जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण दिया जाएगा। क्या? आरक्षण दिया जाएगा। ये 16 में ही लिखा गया है। और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा समानता रहेगी। और आरक्षण का जैसे मतलब शुरुआत में ऐसा हुआ था कि डायरेक्ट वहाँ से 1951 से लागू होता है ना, नई सरकार जब बनती है तो 1951 में आरक्षण 10 साल के लिए बनाया गया था, 1950 से लेकर 1960 तक। फिर आगे चल के फिर 10 साल का बढ़ा दिया गया था। ये इस हिसाब से आरक्षण दिया गया था कि मतलब कि जैसे जो निचली कास्ट के लोग थे, दबे लोग, वो धीरे धीरे ऊंचे हो जाएंगे, मतलब सभी के बराबर आ जाएंगे और फिर ये आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे करके धीरे धीरे ये राजनीतिक मुद्दा बन गया और आज ऐसा हो गया है कि आरक्षण बराबर कंटिन्यू चल रहा है। हर 10 साल बाद बढ़ा दिया जाता है। अभी ये 2030 तक रहेगा, 2030 में शायद फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। और आते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है? मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था, मतलब मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया था। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित कब किया गया था? तो मौलिक कर्तव्य जो था, कर्तव्य आपका भाग 4 का के माध्यम से जोड़ा गया है। और 42वां संविधान संशोधन। पहले हमने आपको बताया था मौलिक अधिकार। जो मौलिक अधिकार बताया था वो भाग 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। कौन चीज़? मौलिक अधिकार। और मौलिक कर्तव्य जो हैं ये पहले 10 थे, बाद में एक और बढ़ा दिया गया तो टोटल हो गए 11। ये आपका 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार थी उसमें। और इसमें लगभग 59 प्रावधान जोड़े गए थे। कितने? 59 प्रावधान जोड़े गए थे। और इसको मिनी संविधान भी बोलते हैं, मिनी संविधान। अब सोचो 59 प्रावधान अगर जोड़े जाएंगे, छोटी मोटी बात तो है नहीं। और इसी में बहुत चीज, मतलब इंदिरा गांधी ने सारा। और 36वां संशोधन 1975 सिक्किम राज्य को मिलाया गया। किसको? सिक्किम राज्य को मिलाया गया। ठीक है। सिक्किम हमारा राज्य बन गया था। और 35वां जो हुआ था उसमें शहर राज्य बना था और इसमें ये राज्य बन गया था, 22वां राज्य बना था। 73वां संविधान संशोधन जो था, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से न ये 73वां संविधान संशोधन के ये जोड़ा गया था आपका, 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था। 11वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया था ग्राम पंचायत को। ग्राम पंचायत के चुनाव जो हुए थे उसी में ये जोड़ दिया गया था। 61वां संविधान संशोधन जो था, 61वां संविधान संशोधन के माध्यम से पहले क्या था, इस वर्ष में वोट डाल सकते थे और इसको घटाकर कितना कर दिया गया? घटाकर कर दिया गया 18 वर्ष। 61वां संशोधन में 18 वर्ष आयु निर्धारित कर दी गई वोट डालने के लिए। अगला आते हैं